देखो बेटा, अभी का जो टॉपिक है दैट इज द रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग पीएल एंड एज पर फिनेंस। अभी मैंने देखा एंट्री भी तुम लोग देख के समझे। देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग ओनली, देयर आर सम एक्सपेंडिचर विच आर रिकॉर्डेड इन फिनेंस ओनली, but there are some expenditure recorded at both places but at the different amount due to assumption concept or due to valuation method like over and under absorption. It means finance में एक्चुअल में पैसा ज्यादा पेमेंट किए, कॉस्टिंग में कुछ और होता है। कैसे कैसे कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड रेट लेते हैं, बट देयर इज नो रेट इन फाइनेंस। तो अभी कुछ मेरे को बताना है ऐसा एंट्री जो सिर्फ कॉस्टिंग पीएल में होता है, सिर्फ कॉस्टिंग पीएल में होता है, जो कि फाइनेंस में रिकॉर्ड नहीं करते। तो बहुत कम है क्योंकि कॉस्टिंग पीएल का जितना खर्चा है सब फाइनेंस से आएगा। बट कभी अगर ऐसा खर्चा जो कि फाइनेंस का पार्ट ही नहीं है, जैसे कॉस्टिंग में हम लोग बाद में पढ़ेंगे सोशल कॉस्ट, समझ में आया क्या? जैसे फ्री में हवा पानी मिलता है, सोशल कॉस्ट, जिसको अपने लोग नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं या नेचर जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो जब तुम लोग एकदम ट्रू डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे तो कॉस्ट कंप्राइजेस मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है ना। जैसे कॉस्टिंग में अगर तुम पॉल्यूशन कर रहे हो, धुआं निकाल रहे हो, वो भी तो उस प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यानी वो पार्ट अगर पीएल में फाइनेंस में तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वैसे फाइनेंस में बहुत सारा खर्चा है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, आफ्टर सेल पार्ट है, कैरेज आउटवर्ड, या फिर डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सब तो कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब जैसे ओवरहेड रिकॉर्डेड इन कॉस्ट एक अलग पार्ट होगा, ओवरहेड रिकॉर्डेड इन कॉस्ट एक अलग पार्ट रहेगा, ओवरहेड रिकॉर्डेड इन फिनेंस एक अलग पार्ट हो सकता है। मुझसे हेलो, हाँ मैं भी बात कर रहा था कि कुछ आइटम्स रहते हैं दोनों जगह पे
रिकॉर्ड होते हैं बट एट डिफरेंट वैल्यूज। वो दोनों डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या रहते हैं? दो अलग वैल्यू रहते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि ओवरहेड, सो ओवरहेड एज पर फिनेंस अलग रिकॉर्डेड है, बट ओवरहेड का तो एब्जॉर्प्शन लेते हैं इन कॉस्टिंग, अलग हो सकता है। दोनों जगह पे क्लोजिंग स्टॉक अलग होगा। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशंस पे डिफरेंसेस रहेंगे। क्यों? कॉस्टिंग और फाइनेंस में क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस अलग रहेगा, ऐसा क्यों? बोलो, बोलना है भाई। नहीं, प्रॉफिट के लिए नहीं, मैं बोल रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एज पर फाइनेंस और एज पर कॉस्ट डिफर करेगा ड्यू टू विच फैक्टर? नहीं, तुम प्रोडक्शन वर्ड आएगा वहां पे और सोच समझ के बताओ। मन मन में कॉस्ट शीट अगर किसी को पता है तो कॉस्ट शीट रिवीजन करो, तो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। बिकॉज इन बोले हाँ, मतलब जो फाइनेंस का जो होता है उसमें हम लोग एक्सपेंडिचर्स को लेते नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह आता नहीं है, सिर्फ कॉस्ट आता है जो डायरेक्ट है। बट अगर कॉस्ट शीट की बात करें तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कहाँ करते हैं? व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड हाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अराइव्ड? वर्क कॉस्ट प्लस बोलो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एंड देन वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो दोनों के क्लोजिंग स्टॉक के कॉम्पोजिशन अलग होंगे ना, तो दोनों का क्लोजिंग स्टॉक सेम कैसे आ सकता? तो दोनों का क्लोजिंग स्टॉक का लेवल अलग अलग जगह पे, दोनों का पैरामीटर है, दोनों का पैरामीटर दो डिफरेंट प्लेसेस पे। जब दोनों का पैरामीटर दो अलग प्लेसेस पे रहेगा तो दोनों का क्लोजिंग स्टॉक सेम रह सकता है क्या? नेवर, कभी भी नहीं। दोनों का क्लोजिंग स्टॉक अलग ही आएगा, दोनों का क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट ही रहेगा, दोनों का क्लोजिंग स्टॉक सेम नहीं रह सकता। तो हमें करना क्या है? हमें एक रिकंसिलेशन बनाना है। अब मेरे को बताओ रिकंसिलेशन क्या है? ये तो आंसर सही सही दो। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्लास 11 में ही पढ़ लिए होगे, एंट्री मारने के साथ ही। जैसे अभी जो लोग 11 में, उन लोगों को बीआरएस अभी पढ़ा रहा हूँ, तो तुम लोग भी अपनी जिंदगी में 3 साल पहले ही पढ़ लिए होगे, अगर मान के चलो कि तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर, नहीं तो और पहले भी सीख लिए होगे। क्यों रिकंसिलेशन क्यों बनाते हैं? लास्ट सेकेंड, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हम कुछ भी चीज सही नहीं करते। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में हम लोग सही नहीं करते, बल्कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर्ड करते हैं टू वैलिडेट दैट बोथ द बैलेंसेस आर करेक्ट। हम लोग ये वैलिडेट करते हैं कि दोनों का बैलेंसेस सही है, बस यही, और क्या। जैसे मान के चलो, इसको मैं बोला रवि कि तुम्हारा भाई 40,000 का फीस ड्यू है। बोल रहे नहीं सर, आपका 30,000 ड्यू है। नहीं नहीं भाई, 40 ड्यू है। बोलेगा नहीं सर, मेरे कैलकुलेशन में इतना है। तो पता चलेगा व्हाट इज द रीजन। पता चलेगा कि रीजन ये हुआ, उसने 10,000 का एक चेक इशू किया, और वो चेक मेरा डिटेल्स उसके पास था, उसने उस चेक में डिटेल भर दिया, अब भर के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, और वो एज्यूम कर लिया सर को पता है। मेरा बात समझो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है क्या? नहीं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गलत हूँ क्या? नहीं। इस पॉइंट के कारण, मतलब ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, हम दोनों का रिजल्ट अलग शो कर रहा है। मैं बोल रहा नहीं ये होना चाहिए, वो बोल रहा है वो होना चाहिए। तो हम दोनों के बीच में एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा। सर, अगर आपका ही बैलेंस 40,000 मान के चले तो ठीक है, हम बोलेंगे हाँ एकदम सही। तो सर आपके लिए ना 10,000 बैंक में आ चुका है, अब तो उसका रिकॉर्ड नहीं किया। हम बोले अच्छा। बोलेंगे रिड्यूस कर दो, एंड जैसे रिड्यूस करेंगे, अभी मैं एक्चुअली रिड्यूस नहीं कर रहा हूँ, दिस इज एन वर्किंग पेपर, एक स्टेटमेंट है, उसमें मैं माइनस कर रहा हूँ। बोलेंगे सर 30 आया ना, वही तो उसका बैलेंस है। समझ में आया क्या? और उल्टा उसको समझाया जाएगा, ये मेरे पॉइंट से हुआ। वो बोलेगा तुम 30 बोल रहे हो, बोला हाँ। बोला अरे तुम जो चेक दिए हो ना कुछ दिन पहले सर को, बैंक में जमा कर दिए, तो बोले हाँ। तो मान लो कि वो चेक तुम अभी दिए नहीं हो, मान लो वो चेक अभी तुम, मान लो तुम्हारे पास है, तुमने दिया सर को मिला नहीं है, तो क्या करेंगे? बोलेंगे तुम 10,000 ऐड कर लो, बताओ तुम्हारे ड्यू कितने? बोले 40। बोलेगा अग्री, बिकॉज हम दोनों 30 और 40 पे अग्री हो गया ना।
क्या मैंने अपना बैलेंस चेंज किया, क्या उसने अपना बैलेंस चेंज किया? हम लोगों ने एक पेपर वर्क किया, एक स्टेटमेंट बनाया और स्टेटमेंट पे दिखाया कि दोनों सही है, दोनों सही है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो स्टेटमेंट का मीनिंग, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट सिर्फ बैंक के लिए नहीं बनता, परचेज रिकॉन्सिलेशन बन सकता है। जैसे तुम लोग जब इनकम टैक्स, अभी तुम लोगों को मैं इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ, टैक्स पढ़ा रहा हूँ, टैक्स में पीजीबीपी पढ़ेंगे, तो वहां पर बेटा तुम्हें सेल्स लेना पड़ेगा, तो पता चलेगा तुमने सेल्स लिया, सेल्स तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से दिख रहा है। फिर पता चला जीएसटी में हम लोग अपना टर्नओवर दिखाते हैं, जीएसटी के अकॉर्डिंग देख रहे हो कि जीएसटी साइड पे सेल्स अलग है, तुम्हारे यहाँ पर सेल्स अलग है, तो फिर मिसमैच हुआ। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा, आइदर जीएसटी वाले पोर्टल पे और यहाँ पे कि भाई गलती से एक एक्स्ट्रा इनवॉइसेस अपलोडेड हो गए हैं, वो अगले क्वार्टर में, अगले साल हम रिवर्स करेंगे। मतलब क्या, रीजन लिख रहे हैं, रीजन क्यों डिफरेंसेस है, और उस रीजन के वजह से अगर हम उस डिजायर बैलेंस तक, उस हम डिजायर्ड बैलेंस तक पहुंच जाते हैं, इसका मतलब वो बैलेंसेस करेक्ट है। अभी भी हमें वही करना है। तो देयर आर टू नोड, टू पॉइंट, वन इज पॉइंट प्रॉफिट एट, प्रॉफिट as per costing or profit as per finance. Either you can start from costing, reach the finance, or you can start from finance and find out the answer as per costing. तो सिंपल सी बात है। अभी अभी अगर मैं बोल रहा हूं जैसे बीआरएस करते थे, हमारा अगर कॉस्टिंग एज पर कॉस्टिंग मेरा बैलेंस है, एज पर कॉस्टिंग मेरा बैलेंस है, अगर फिनेंस में रिकॉर्डेड है और फिनेंस कॉस्टिंग में रिकॉर्डेड नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉस्टिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से इफेक्ट सोच लेंगे। ऐसा मेरा स्टार्टिंग कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग में रिकॉर्डेड है बट फिनेंस में नहीं है, अकॉर्डिंगली हमें रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमारा बेस कॉस्टिंग है। बस इतना ही सोचना है। लेकिन एक समस्या है, जब हम लोग बीआरएस कर रहे थे तब हमारे पास एक ही पहलू था, एंट्री करना है कि एंट्री नहीं करना है। अभी भी वही है, एंट्री नहीं करना है और एंट्री करना है। मैं जैसे बोला कि मेरा एंट्री फिनेंस में है तो कॉस्टिंग में कर दो, लेकिन पता चला वो एंट्री का दो सेगमेंट है, आइदर वो एंट्री कॉस्ट हो सकता है, आइदर वो एंट्री प्रॉफिट हो सकता है, उसके वजह से रिजल्ट बदल जाएगा। मैं बोल रहा हूं एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन फाइनेंस बट नॉट इन कॉस्टिंग, तो बोलोगे एक्सपेंसेस को कॉस्ट में रिकॉर्ड करो। ड्यू टू रिकॉर्डिंग इन कॉस्ट प्रॉफिट अप ना डाउन, अगर एक एक्सपेंसेस को कॉस्टिंग में रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्डिंग करने से प्रॉफिट घटेगा ना बढ़ेगा, घटेगा। तो तुम्हें ये लेस करना चाहिए ना ऐड करना चाहिए, प्रॉफिट को लेस, नहीं प्रॉफिट घट जाएगा ना, तो लेस करेंगे, लेस कॉस्टिंग लिखा रहेगा। इनकम रिकॉर्डेड इन फाइनेंस, इसका मतलब हमें उसको भी रिकॉर्ड करना है कॉस्टिंग में, बट क्या रिकॉर्ड करेंगे, इनकम, इनकम की वजह से वो ऐड होगा ना लेस, ऐड, इसलिए ऐड। ये मत सोचना कि नॉट रिकॉर्डेड देयर रिकॉर्डेड हियर इज ऑलवेज ऐड, ऐसा नहीं करना भाई। रिकॉर्ड जो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो प्रॉफिट है ना वो लॉस है, अकॉर्डिंगली तुम्हारा मूवमेंट होगा पॉजिटिव नेगेटिव का। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अभी कोई भी एक क्वेश्चंस लेते हैं, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का कोई भी एक क्वेश्चन, ये था क्या? कॉस्टिंग पे चाहो तो यहाँ पर भी एक प्रॉफिट एंड लॉस ले सकते हो, नहीं मर्जी तो मतलब प्लस माइनस कर सकते हो, नहीं तो फिर डायरेक्टली कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ, एकदम छोटा सा स्टेटमेंट, पहले हम लोग ओरली डिस्कस कर लेते हैं एंड देन सॉल्यूशन करेंगे। पहले कुछ लिखना मत, एकदम ओरल एक डिस्कशन, मतलब इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं चाहिए, इसके लिए कॉस्टिंग नहीं पढ़ना है। मतलब ये एक ऐसा सवाल है कि जो कॉस्टिंग का एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है वो ये सम्स कर देगा। बस थोड़ा सा सिर्फ अकाउंट्स का नॉलेज, मतलब नहीं पढ़ा है, कॉस्टिंग जानता ही नहीं है, फिर भी ये कर लेगा, और ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है रिकॉन्सिलेशन। अभी देखो हमारे पास क्या क्या डेटा है वो देखो। द नेट प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपीयर्ड एट दिस as per financial records for the year ended 31st December. The cost book, however,
show a net profit 86,460 for the same period. A careful scrutiny of the figure from the both set of accounts reveal the following facts. हमारे पास दोनों बैलेंस है भाई, हमें बोल रहे हैं कॉस्टिंग के हिसाब फाइनेंस के हिसाब से 64,500 है और कॉस्टिंग के हिसाब से, तो दोनों में डिफरेंसेस आ गया कि नहीं? आ गया। तो हमें एक स्टेटमेंट बना के देना है कि बोथ द बैलेंसेस आर करेक्ट। भैया गड़बड़ी है ना, वो कुछ रीजन है, तो मुझे वो रीजन पता होना चाहिए। अब बोलोगे कि सर मान लीजिए जब भी ये गड़बड़ी होगा ना, उसके पीछे कुछ रीजन होगा, तब तो बेटा एक फ्रॉड आ जाएगा और तुम समझ नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? फ्रॉड आ जाएगा और समझ नहीं पाओगे। जैसे मान लो कि मेरे हिसाब से जितना फीस आना चाहिए, स्टूडेंट से जितना फीस डिपॉजिटेड है उतना फीस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, उसके लिए बहुत मल्टीपल होगा कि सर किसी बच्चे का फीस चेक में आया है, अभी भी बैंक में गया हुआ है। अच्छी बात है। बोला सर किसी ने पेमेंट कर दिया है बट उसको हम लोग डिपॉजिट नहीं कर पाए, वगैरह वगैरह बहुत सारा स्टोरी है, इसीलिए सर आपका फिगर मैच नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब यही अगर चलता रहेगा बीच में फ्रॉड हो जाएगा, बोलेंगे मैच नहीं कर रहा है, सर वही रीजन होगा ना, कोई दिया होगा कोई नहीं दिया होगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? फ्रॉड आ जाएगा। तो तुम हमेशा ये थोड़े सोचेंगे कि डिफरेंसेस मीन वही रीजन होगा, बोलेंगे बीआरएस बनाओ, मतलब रिकंसिलिएशन बनाओ और बताओ क्यों डिफरेंसेस है। अब तुमने जितने भी पॉसिबल डिफरेंसेस था ढूंढ लिया, के बाद भी मैच नहीं कर रहा है, तब तो कुछ ना कुछ और लफड़ा हो सकता है। तो बोलोगे सर इसमें इसमें आप जो बोल रहे हैं यहाँ क्या कोई फ्रॉड है? यहाँ फ्रॉड नहीं है, कॉस्टिंग मेथड का दिक्कत आ सकता है ना। तुम किसी फिगर को, हो सकता है कि तुम अभी तक तुम ये सोच रहे थे कि ये खर्चा रिकॉर्ड होगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम 5,000 को 50 लिख दियो, 50 को 5,000 कर दियो, ये एरर कैसे पता चलेगा? तो रिकॉन्सिलेशन हमेशा ही बनाना है। समझ में है क्या? हमेशा बाय डिफॉल्ट हमें वो एज्यूम नहीं कर लेना है, उसके लिए एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट रहेगा, तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली उसके पीछे क्या इन्वॉल्वमेंट है, कौन से फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। अभी तुम लोग बताओ, तुम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है? मतलब फिनेंस लेना है ना कॉस्टिंग? इन जनरल वी स्टार्ट फ्रॉम कॉस्टिंग। इन जनरल 90% केसेस में तुम्हारे पास क्या दिया रहेगा? कॉस्टिंग, बट फाइनेंस भी रह सकता है। तो अभी हम लोग कॉस्टिंग के हिसाब से सोचें, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना है? 86,460। तुम लोग सोच समझ के आंसर देना। ये मेरा प्रॉफिट है, मतलब कॉस्टिंग अपने रिकॉर्ड के हिसाब से बना होगा, फाइनेंस अपने अपने रिकॉर्ड के हिसाब से बना होगा। अब बोल रहा है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक, ऑब्वियसली इनकम टैक्स तो सिर्फ फाइनेंस में होगा। अब तुम मुझे बताओ, फाइनेंस में इनकम टैक्स रिकॉर्डेड है एंड आवर स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉस्टिंग, तो उस एंट्री को कॉस्ट में भी डालना चाहिए। सुनो, तो डालना चाहिए क्योंकि वो खर्चा है। खर्चा को अगर तुम कॉस्टिंग में डालोगे तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा। इसको करना है लेस। इसको क्या करना है? अगला, बैंक इंटरेस्ट, फाइनेंस में बैंक इंटरेस्ट मिला, उस एंट्री को हमें कॉस्टिंग में भी करना है। तो कॉस्टिंग में अगर बैंक इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि इनकम ला रहे हैं, तो दिस इज प्लस। अगला, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड। अंडर रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें समझाया था ओवरहेड पढ़ाने के टाइम पे, अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर मतलब तुमने जो एस्टिमेट किया वो कम है, खर्चा ज्यादा हो गया। ओवर रिकॉर्डेड मतलब तुमने थोड़ा ज्यादा ही रिकॉर्ड कर लिया, एक्चुअल में खर्चा कम हुआ। एक्चुअल में खर्चा अंडर है। अंडर मतलब कॉस्टिंग में खर्चा कम लिखे हैं। कितना कम लिखे हैं? अंडर मतलब तुम खर्चा कम लिखे हो, तो तुम कॉस्टिंग में और खर्चा लिखोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा, नेगेटिव। समझ में नहीं आएगा तो बोलना। तुमने कम खर्चा लिखा तो और खर्चा करोगे, और खर्चा करोगे तो क्या होगा? प्रॉफिट गिरेगा। अगला देखो, फिनेंस के रिकॉर्ड में डेप्रिसिएशन ये है और डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट ये है। डेप्रिसिएशन ज्यादा कहां रिकॉर्ड की हो? कॉस्ट में ज्यादा की हो, तो हमें कॉस्टिंग से डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। अगर कॉस्टिंग से डेप्रिसिएशन हटा दोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम डेप्रिसिएशन हटा रहे हो मतलब खर्चा हटा रहे हो। खर्चा का हटाना मतलब प्रॉफिट का बढ़ना। कितना? इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 400 से बढ़ जाएगा। अगला, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड। तुमने कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा लिख लिया है, अभी खर्चा कम करोगे, खर्चा कम करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अच्छा ऐसे भी समझो ना, अरे जो ट्रीटमेंट हम अंडर का किए, ओवर का उसका उल्टा होना चाहिए कि नहीं?
ये मतलब दिमाग चलाओगे तो तुरंत हो जाएगा भाई। हमें अंडर ओवर का रिकॉर्डिंग अलग करना चाहिए कि नहीं? किसी का शूज वगैरह है क्या? ऊपर कर लो ना, मतलब एक बार देखो ना। देखिए अगला, अभी अगला देखो, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्ज इन फिनेंस। फिनेंस में लॉस चार्ज किया गया, इसका मतलब तुम कॉस्ट में नहीं किए हो, तो कॉस्ट में अगर लॉस चार्ज करोगे तो बढ़ जाएगा ना घट जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि तुम लॉस चार्ज कर रहे हो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्टिंग। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फायदा होता ना लॉस? फायदा, वो तुम कॉस्टिंग में नहीं लिए हो तो लो, तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। स्टोर एडजस्टमेंट देखो लिख दिया, क्रेडिट इन फाइनेंस। क्रेडिट मतलब फाइनेंस में प्रॉफिट हुआ, फाइनेंस में तो कॉस्ट में भी प्रॉफिट आना चाहिए कि नहीं? तो कॉस्ट में ऐड करेंगे। लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू, ये भी मान के चलेंगे फाइनेंस में, क्या मान के चलेंगे, है ना? लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, इसका मतलब इसको भी क्या करेंगे, माइनस। अभी मैं तुम लोगों को जस्ट ओवरव्यू देने के लिए कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर पे टाइप करो 86,460, 86,460 टाइप कर लिया। अब जो फिगर ऐड हो रहा है ऐड करो, जो लेस हो रहा है लेस करो, देखो 64,500 आ रहा है कि नहीं, जस्ट चेक कर लो एक बार। आया किसी का क्या? ये मैं जस्ट बताया, लेकिन इसको करके देखेंगे, और करेंगे दोनों तरीके से, एक बार कॉस्टिंग से, एक बार फाइनेंस से। अभी मैंने किसके हिसाब से एक्सप्लेन किया है, कॉस्टिंग से। तो क्या करेंगे, जो लोग हमारा रिकॉन्सिलेशन का स्टेटमेंट था वैसे ही ड्रॉ करना, चलो पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट के हिसाब से। पर्टिकुलर अमाउंट क्या चाहिए? पानी। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, ऊपर लिख देना रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ऊपर लिखेंगे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट।
नीचे लिखो प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग पीएल एंड देन ऐड, थोड़ा सा गेस करके नीचे लिख दो लेस, ऐड और लेस। एंट्री नंबर 1 हम लोगों ने एनालाइज किया, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। तो इनकम टैक्स प्रोवाइडेड मींस एक्सपेंसेस इन फिनेंस, तो एक्सपेंसेस इन कॉस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और क्योंकि रिकॉर्ड करेंगे तो उससे हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 20,000 से। तो लेस में लिखेंगे इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फिनेंस ओनली 20,000। स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं करना है, जो स्टेटमेंट रिटर्न है उसी स्टेटमेंट को लिखना है, स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं करना है, उसी स्टेटमेंट को लिखना है। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट मींस क्रेडिट रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग इंक्रीज, तो लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन फाइनेंस ओनली, अमाउंट है 250, तो राइट है 250। समझ में आ गया क्या स्टेटमेंट? अब तुम लोग स्टेटमेंट करते हैं, चलो एक सम्स में भी साथ में करते हैं। अगला क्या है, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड, मुझे और रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और रिकॉर्ड करना पड़ेगा मतलब लेस, लिखेंगे वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड कितना, 1350, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, लिखेंगे ओवर डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग, लिखेंगे ओवर डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग, डिफरेंस कितना आया था 400 का, अभी लिखेंगे 400, और एज पर कॉस्टिंग पीएल जो प्रॉफिट था 86,460 यहाँ लिख देंगे, 86,460 आउटर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन के बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है, अंडर रिकॉर्डेड क्या है, नहीं ओवर रिकॉर्डेड, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, लिखेंगे एडमिन ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड। जब कभी भी ओवर या अंडर है, इट मींस ये कॉस्टिंग में ही होता है, फिनेंस में तो अंडर ओवर कभी पढ़े नहीं हो, तो जो भी अंडर या ओवर होता है वो कहाँ होता है, कॉस्टिंग ओनली, क्योंकि जब ओवरहेड पढ़ रहे थे तभी पढ़ाया गया है, अंडर रिकॉर्डेड या ओवर रिकॉर्डेड सिर्फ कॉस्टिंग में होता है। कितना अमाउंट, 850। लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्ज इन फाइनेंशियल, तो ऑब्सोलेंस चार्ज हमें भी रिकॉर्ड करना है 2800, 2800 लिखेंगे, ऑब्सोलेंस recorded in finance only. The next part, interest on investment not included in cost, तो नीचे लिखेंगे interest on investment not recorded in costing 4,000, क्योंकि इंटरेस्ट से कमाई हुआ। अगला क्या है, स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंस, तो नीचे लिखेंगे स्टोर एडजस्टमेंट। अब बोलोगे कि सर स्टोर एडजस्टमेंट के बाद कुछ नहीं लिखा है, क्रेडिट ना डेबिट, तो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट एज्यूम करना, क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट क्रेडिट, अदरवाइज दे मेंशन स्टोर एडजस्टमेंट इज द डेबिट पार्ट और द क्रेडिट पार्ट, उसे बताना पड़ेगा, नहीं बता रहे हैं कुछ भी एज्यूम कर, ठीक है ना। स्टोर एडजस्टमेंट कितना है बेटा, 240, ऐसे यहाँ लिख भी सकते हो,
क्रेडिट इन फाइनेंस, क्रेडिट इन फाइनेंस, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन 3350, 3350, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन हो गया। अब क्या करोगे, ऐड वाले पार्ट को ऐड करो ऊपर वाले के साथ ऐड, ये सारे को ऐड करके ऊपर वाले के साथ लेस, और ये जो आंसर आएगा इसका नाम आएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 1 पेज में आ जाएगा, तो 1 पेज रवि, ठीक है ना ये। एंड इसके लिए तो कॉस्टिंग का नॉलेज ही नहीं चाहिए, वेरी सिंपल, वो वहां है, नहीं है तो लिख दो, और इसके लिए कोई रूल्स नहीं फॉलो करने बीआरएस जैसा, सिंपली सोचो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और अकॉर्डिंगली एडलिस्ट कर लो। डन, नहीं आ रहा है क्या, ले लो भाई, ज्यादा पैसा है तो दे दो इधर, कम आ रहा है, आ गया, 10 रुपये कम आ रहा था, मिल गया ना, इसका मतलब नहीं आ रहा है, जोड़ घटाओ मजबूत नहीं है, घर पे जाके कैलकुलेटर के साथ खेलो, फोन के साथ नहीं। रवि ठीक है ना, सबका ठीक है, पर दिन क्लियर है ये। अब तुम लोग इसका रिवर्स बनाओगे, अब सुनो इधर, अभी मैं इसी क्वेश्चंस का रिवर्सल बात करता हूँ, स्टेटमेंट यही है, अब मैं स्टेटमेंट पे बात नहीं करूंगा, मैं सीधा बात करूंगा ऐड होगा लेस होगा। अब जस्ट पहला वाला मान लो जो कुछ भी किया था वो हटा दो, वो मुझे नहीं देखना, पहले क्या किया था वो भूल जाओ। नाउ योर स्टार्टिंग पॉइंट इज फिनेंस, समझना मेरा बात, अभी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फिनेंस है भाई, हम लोग फिनेंस से चल रहे हैं। अब फिनेंस से चलेंगे तो अब फिनेंस में मैंने लिखा है इनकम टैक्स, कॉस्टिंग में है नहीं, फिनेंस में मैंने लिख रखा है, फरदीन सुनो इधर, फिनेंस में मैंने लिख रखा है, फिनेंस से हटाओ, फिनेंस से हटाओ, क्योंकि मैं फिनेंस से हटा रहा हूं, वो भी क्या, खर्चा, तो फिनेंस से खर्चा हटाऊंगा तो फिनेंस क्या हो जाएगा, प्लस बैंक इंटरेस्ट, क्रेडिट, मतलब बैंक इंटरेस्ट, भले ये देखो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट डेबिट क्रेडिटेड, इसका मतलब कॉस्टिंग में नहीं है, फिनेंस से भी हटाओ, फिनेंस से इनकम हटाओगे,
ये क्या हो जाएगा, प्लस। यानी इन शॉर्ट मैं ऐसा बोलूं, जो वहां प्लस होता था अब वो माइनस होगा, जो यहाँ माइनस होता था वो प्लस होगा। क्लियर है? तो इसका तुम लोग फिनेंस से स्टार्ट करोगे, कॉस्ट में जाओ, सॉल्व करके देखा। हाँ, अब जैसे डेप्रिसिएशन देखो, अब तुम जब दोनों का डिफरेंस देखोगे, फिनेंस में डेप्रिसिएशन कम लिए हो, कितना कम लिए हो, तो 400 का डेप्रिसिएशन फिनेंस में लिखोगे, डेप्रिसिएशन लिखोगे, प्रॉफिट बढ़ेगा ना घटेगा, घटेगा तो माइनस, माइनस। ठीक है ना? नहीं कोई दिक्कत? अभी सॉल्व करके दिखाओ। अभी तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा फिनेंस, और कॉस्टिंग पे पहुंचो ऐसे ही। हमारा स्टार्टिंग होगा फिनेंस, और एक जगह पे लिखना ऐड, एक जगह पे लिखना लेस। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में खत्म कर लो। अब देखो, उनको बुक में भी दिखाते हैं। ये इन लोगों का सोल्यूशन पॉइंट है। ये लोग एज पर फिनेंस स्टार्ट किया था, एज पर कॉस्टिंग आ गया, हम लोगों ने कॉस्टिंग पीएल दोनों ही कर लिया। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 करो, इस बार फिनेंस से स्टार्ट करो, कोई भी एक करो। नहीं कुछ समझ में आएगा तो जो पहला बैलेंस दिया रहेगा, जो पहला बैलेंस, उससे भी कर सकते हो। दोनों में जब दोनों बैलेंस रहेगा तो तुम्हारा मर्जी, जैसे चाहो कर सकते हो। कोई भी डेटा पहले ले सकते हो, कोई भी डेटा बाद में ले सकते हो। एक रिकॉन आएगा के बाद अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर दोनों का डिफरेंस, वह क्वेश्चन कॉस्ट शीट, थोड़ा हट के। पर तुम्हें सब का डिफरेंस ऐसे नहीं, प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कहाँ, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट प्रॉफिट के लिए कॉस्ट शीट ड्रॉ फॉर्मेशन है। पहले कॉस्ट शीट में फॉर्मेट पता है क्या क्या लेते हैं? पहले लेते हैं मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाद ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, फिर ऑफिस एंड कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग डालते हैं, एंड सेल से माइनस करते हैं प्रॉफिट आता है। कॉस्ट शीट वाला आप लोग की, सेल वाला मैं करता हूँ। कॉस्ट शीट आप लोग ट्राई कीजिए। सेलिंग ओवर, साथ में मैं भी करूँ क्या? फॉर्मेट एक ड्रॉ कर लो, फिर रफली फॉर्मेट भी कर सकते हो। रवि का कॉस्ट शीट तो नहीं किया होगा ना? थोड़ा सा दिक्कत होगा बेटा, मेरे साथ कर लेना। और कॉस्ट शीट का लाइन ड्रॉ कर लीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट, दो एम पर यूनिट भी दिया है क्या? अच्छा पर यूनिट है तो दो कॉलम कर लीजिएगा, पर यूनिट वाला कॉलम रखिएगा, एक अमाउंट। पर यूनिट कॉलम नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं। देखो
A transistor manufacturing company who commenced business on this supply you the following information and ask you to prepare statement showing profit per transaction or per transistor sold. अच्छा per unit पूछा है. Wages and material are to be charged at actual. Works overhead 75% of wages and office overhead 30% of work cost. Number of transistor manufactured and sold during the year 540. मटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट. तो हमारे लिए यहाँ पर हो गया, चाहो तो पहले लिख सकते हो पर यूनिट अमाउंट. इससे क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले है मटेरियल. मटेरियल है 240. यहाँ लिख देता हूँ आउटपुट. क्या लिख देंगे, आउटपुट. आउटपुट कितना है 540. बनाया भी 540 है और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है. नीचे लिखेंगे वेजेस. वेजेस है 80. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करो. दिस इज नोन एज टाइम कॉस्ट. तो साथ में करो रवि, तुम साथ में करो, मेरे को बताते चलना. क्या है कि पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वैल्यू आ जाएगा. बताओ कितना आएगा अमाउंट. बता क्या करके अमाउंट बताओ. कितना कितना 129. नेक्स्ट 40. दोनों को ऐड करने पे के बाद लिखो वर्क्स ओवरहेड. वर्क्स का दूसरा नाम क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड 75% ऑफ वेजेस. 75% ऑफ वेजेस मीन्स 80. 80 का 75% कितना होगा 60. 540 इंटू 60 कर लो, या फिर 43,200 का 75% निकालो, एक ही बात है. 32 को ऐड करोगे 380. ये हो गया वर्क कॉस्ट. वर्क कॉस्ट इसको ऐड करके बताओ कितना आएगा 2 लाख 500 5,000. ठीक है. नेक्स्ट, अभी वर्क कॉस्ट के बाद अगला क्या है, ऑफिस एंड ओवरहेड. नीचे लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड. ऑफिस ओवरहेड क्या है, ऑफिस ओवरहेड 30% ऑफ वर्क कॉस्ट. मतलब 30% ऑफ 380, या फिर 2,05,200 का 30% एक बार में आ जाएगा. कितना आ रहा है बताओ एक बार मुझे. 1,000. और ये पर यूनिट वाले कॉलम में बताओ 100. 14 ना, दोनों को ऐड करेंगे तो 494. और ये अमाउंट ऐड करेंगे तो 760. दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सेलिंग एक्सपेंडिचर चेक करो. सेलिंग, सेलिंग नहीं है, सेलिंग नहीं, नहीं सेलिंग ओवरहेड की बात कर रहे हैं. सेलिंग ओवरहेड दिया गया क्या, सेलिंग प्राइस कहाँ दिया गया, अच्छा नीचे दिया है. अभी सुनो इधर, अगर सेलिंग ओवरहेड नहीं है, यही होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आगे कुछ नहीं दिया गया है तो यही होगा कॉस्ट ऑफ सेल. अब इसके बाद सीधा नीचे दिया गया है सेल्स. सेल्स पर यूनिट कितना है, यहाँ लिख देंगे 600. 600 से मल्टीप्लाई करो 540 को, 3 लाख. अब डिफरेंस जो होगा वो लिखो प्रॉफिट 57. और पर यू, हाँ 240. और पर यूनिट कोई भी डाउट हो तो बताओ. बहुत इजी था कि नहीं, सारा डेटा गिवन है.
आप क्योंकि तुम कॉस्ट शीट नहीं किए हो तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होता है, यही फॉर्मेट है कॉस्ट शीट में। अब चलेंगे इसके फिनेंस पे। फिनेंस के लिए क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करो, पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट के साथ। देखो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई साइड में लिखना बाई सेल्स। सेल्स तुम लोग निकाले ही हो, सेल्स निकाले हो 3,24,000, लिख देंगे 3,24,000। डेबिट में आएगा टू मटेरियल, टू वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इधर ही आता है, यहाँ पे लिखेंगे वर्क्स ओवरहेड, ट्रेडिंग में आएगा वर्क्स ओवरहेड ट्रेडिंग में। बैलेंस करना, आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। नीचे लिखना टू ऑफिस ओवरहेड, नीचे क्यों, वो पीएल का आइटम है, ऑफिस सेलिंग नीचे। क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, मटेरियल और वेजेस तो उतना ही रहेगा, मटेरियल 129,600, 129,600। वेजेस भी उतना ही रहेगा, वेजेस 43,200, ये भी उतना ही रहेगा। लेकिन नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया था, इधर देखो, बोला गया एक्चुअल वर्क्स ओवरहेड कितना है, 32,160। यहाँ लिखना पड़ेगा 32,160, क्योंकि एक्चुअल एक्चुअली कहाँ लिखा जाता है, फिनेंस में। तभी ना हम लोगों को ओवर अंडर कैसे पता चलता है, जब एक्चुअल में घटना घटता है तो ओवरहेड कहाँ लिखा जाता है, एक्चुअल में, फिनेंस में। और इधर देखो, सेलिंग का खर्चा कितना है ऑफिस का, 61,800, यहाँ लिख देंगे 61,800। क्या जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, यहाँ लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, और नीचे आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हो गया, समझ। वेरी गुड, यही जो दो चेंजेस हुआ दैट इज द पार्ट ऑफ रिकंसलेशन। अगर दोनों में सेम ही होगा तो फिर काहे का रिकंसलेशन।
प्रॉफिट कहाँ से निकालोगे? वो कॉस्टिंग का प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। अच्छा, फिर तुम्हें फिनेंस का प्रॉफिट नहीं पता चलेगा तो मैच कैसे कराओगे? क्योंकि तुमसे नहीं नहीं, जब मांगा है ना, देखो क्या बोला है, एक रिकॉन्सिलेशन बनाने के लिए बोला है तुमको। यहाँ पर बोला है कि ट्रांसफर सप्लाई यू टू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आस्क यू टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट पर ट्रांजेक्शन सोल्ड, ट्रांजिस्टर सोल्ड। हर एक प्रॉफिट पे कितना हुआ, तो एज पर फिनेंस एज पर कॉस्ट दिखाना पड़ेगा ना, इसके वजह से। वो प्रॉफिट को डिवाइड करोगे ना 540 से, तो देखो कॉस्टिंग में प्रॉफिट कितना आएगा 106, और यही प्रॉफिट यहाँ जितना आएगा उसको 540 से डिवाइड कर देना। प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट पर यूनिट इन फिनेंस और प्रॉफिट पर यूनिट इन कॉस्ट निकल गया। इसकी वजह से ये सॉल्व करना पड़ा, नहीं तो नहीं बनाते। हाँ चल जाता, नहीं बनाते तो चल जाता भाई। दो ही एंट्री का तो फर्क है। अब इसके बाद इसका जो रिकॉन्सिलेशन है वो 2 लाइन का बनेगा, इसका जो रिकॉन्सिलेशन है वो 2 लाइन्स का होगा बस। ट्रांसलेशन बन जाए तो बताना। चल बेटा, अब इसके बाद देखो एक पार्ट, उसके बाद ठीक है सर। अब अगला देखो, अगला इलिस्ट्रेशन 6 नंबर हो गया ना। इसके बाद जब 7 नंबर में आओगे ना, दे ऑलरेडी प्रोवाइड्स योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और नीचे कॉस्टिंग का डिटेल डाल दिया क्या क्या है नहीं है। अब बताओ, जहां पर तुम्हारे पास कॉस्टिंग का प्रॉफिट नहीं होगा तो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या करोगे, फिनेंस से कर दोगे। लेकिन अगर बोलेगा कि नहीं कॉस्ट शीट भी बनाओ, बना के दिखाना पड़ेगा, फर्जी समझा। और नहीं तो नहीं दिखाएंगे, अगर नहीं बोलेगा तो दिखाने की जरूरत नहीं है। आगे का जो भी पार्ट है सीएमए के बुक से ही देते हैं। 3-4 इलिस्ट्रेशन है, 3 है, 3 2 ही है ना शायद, 6 किए ना अभी हम लोग, 7-8-9, 3 इलिस्ट्रेशन है, इसको कंप्लीट कर लेना। मैं लिख देता हूँ 3 इलिस्ट्रेशन होमवर्क रहेगा, 7, 8 एंड 9। इससे चैप्टर भी खत्म होगा, उसके बाद मेरा वाला प्रिंट आउट दे देंगे, उसको घर पे प्रैक्टिस कर, ये होमवर्क रहेगा।